हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इसका थर्ड पार्ट होगा। पिछले के दो पार्टों में हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ सेल, हिस्ट्री ऑफ सेल, सेल थ्योरी, शेप ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल और डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ लिया था। तो इस पार्ट में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसकी कवरिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 3 लेयर की कवरिंग होती है, जिसको हम सेल इन्वॉल्व के नाम से भी जानते हैं। जो इसकी सबसे आउटर वाली कवरिंग होती है उसको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। उसके बाद जो इसकी मिडिल वाली कवरिंग होती है उसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। और उसके बाद जो इसकी सबसे इनर वाली कवरिंग होती है उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ लिया। इस तीनों की कवरिंग को मिला के हम लोग सेल इन्वॉल्व बोलते हैं। उसके बाद इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड मटेरियल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल सभी सेल में प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है जो इसका एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए भी है। उसके बाद इसमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो इसकी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके बाद इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जो इसकी मोटिलिटी में हेल्प करता है। उसके बाद इसमें हम लोग न्यूक्लियोइड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक सर्कुलर डीएनए होता है और ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है जो कि एक बेसिक प्रोटीन है। उसके बाद हम लोग इसकी इंक्लूजन बॉडी के बारे में पढ़ लेंगे, जो कि इसका मटेरियल रिजर्व करके रखता है। उसके बाद इसमें फिम्ब्रे और फिलाई है जो कि इसमें किसी भी होस्ट से इसको चिपकने में हेल्प करता है। उसके बाद इसमें एक क्रोमेटोफोर भी है जो कि हर प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, ये केवल ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसमें मीजोजोम प्रेजेंट होता है जो इसके डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह में हेल्प करता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने डायग्राम के बारे में समझ लिया था। अब प्रोकैरियोटिक सेल के हम लोग कवरिंग के बारे में समझेंगे। एक एक करके हम लोग आगे की चीज़ें बात करेंगे। तो इसमें जो इसकी कवरिंग होती है वो 3 लेयर की होती है, जिसको हम सेल इन्वॉल्व के नाम से भी जानते हैं। तो जो बैक्टीरियल सेल की जो सबसे आउटर वाली कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग, उसको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, जो कि पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से बना हुआ होता है। जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो 2 फॉर्म का होता है, कैप्सूल लेयर का होता है और एक स्लाइम लेयर का होता है। जो कैप्सूल लेयर का होता है वो थिक और हार्ड होता है। कुछ बैक्टीरिया को हम लोग देखते हुए जो कि थिक और हार्ड लेयर का होता है, और कुछ बैक्टीरिया स्लाइम लेयर से बने हुए होते हैं जो कि थिन और सॉफ्ट लेयर के होते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे है इसका सेल वॉल। ये इसकी मिडिल लेयर की कवरिंग है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ होता है, और पेप्टाइडोग्लाइकेन शुगर प्लस अमीनो एसिड से बनता है। अब इसका हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। बैक्टीरियल सेल वॉल जो होता है वो लाइसोजाइम के द्वारा डाइजेस्ट हो जाता है, और वो लाइसोजाइम हमारे टीयर, सलीवा और स्वीट में पाई जाती है। उसके बाद हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन इसकी सबसे इनर लेयर होती है जो कि लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई होती है। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल भी होती है, जो एक चीज़ों को अंदर और बाहर कर भी सकती है। तो दोस्तों, इसमें हम लोगों ने इसका डायग्राम पढ़ लिया प्रोकैरियोटिक सेल का। उसके बाद हम लोगों ने इसकी कवरिंग पढ़ ली। अब हम लोग इसकी साइटोप्लाज्म में पाने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडी पाई जाती है जो कि एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होती है और ये चीज़ों को स्टोर करके रखती है, रिजर्व मटेरियल को स्टोर करके रखती है। उसके बाद गैस वैक्यूल है, ये इम्पोर्टेंट है, जो कि केवल ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है पर्पल सल्फर एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। उसके बाद हम लोग क्रोमेटोफोर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो क्रोमेटोफोर है वो एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, वो सेल मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है। इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होती है। तो जो क्रोमेटोफोर है वो केवल ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका मतलब केवल ये फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में ही पाया जाएगा, क्रोमेटोफोर। उसके बाद हम लोग मीजोजोम के बारे में पढ़ेंगे। तो मीजोजोम का जो फॉर्मेशन है वो सेल मेम्ब्रेन के ही फोल्डेशन के कारण होता है। जो सेल मेम्ब्रेन जो है जो अंदर फोल्ड हो जाता है, उसी के कारण मीजोजोम बनता है। अब इसके हम लोग फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वेसाइकल के फॉर्म में भी होता है, गोलाकार में। उसके बाद ये ट्यूब के फॉर्म में भी होता है, ट्यूबुलर फॉर्म में। और उसके बाद ये लेमिलर फॉर्म में भी होता है। यहाँ पे लेमिलाई फॉर्म आप देख सकते हैं इसका। उसके बाद इसकी फंक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका फंक्शन है डीएनए रेप्लिकेशन, उसके बाद रिस्पायरेशन, उसके बाद सिक्रेशन, और इसमें एंजाइम प्रेजेंट होती है, और ये सरफेस एरिया बढ़ाने का भी काम करता है।
तो यहाँ तक हम लोग ने जाना, रिवाइज भी हम लोग कर लेंगे। तो इंक्लूजन बॉडी हम लोग जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। ये एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और ये जो चीज़ों को रिजर्व करके रखता है। गैस वैक्यूल के बारे में हम लोग देख लेंगे। ये केवल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही पाया जाएगा। इससे एग्जाम्पल हो गया पर्पल सल्फर एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। उसके बाद क्रोमेटोफोर हम लोग ने देखा, जो कि एक एक्सटेंशन है सेल मेम्ब्रेन का। इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटोफोर केवल ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया में ही पाया जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद हम लोग ने मीजोसोम को देखा, जो कि सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्ड जब होता है सेल मेम्ब्रेन तो इसका फॉर्मेशन होता है। ये वेसिकल के फॉर्म में होता है, ट्यूब के फॉर्म में होता है और लेमिलाई के फॉर्म में होता है। इसका हम लोग ने एक एक करके स्ट्रक्चर भी देख लिया। ये वेसिकल का स्ट्रक्चर है, ट्यूब का स्ट्रक्चर है और लेमिलाई का ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम लोग ने इसका फंक्शन भी पढ़ लिया। ये डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, रिस्पिरेशन में हेल्प करता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है इसमें, और ये सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है। तो इतना तक हम लोग पढ़ लिया। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों हम लोग ने प्रोकैरियोटिक सेल के डायग्राम में ही फिम्ब्रे और पिलाई के बारे में समझ लिया था। अब हम लोग डिटेल से इसका कैरेक्टर वगैरह जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पिलाई के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पिलाई होता है वो लॉन्ग और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का होता है और ये किसी सबस्ट्रेट या सरफेस से अटैचमेंट में केवल हेल्प करता है। एक बात आप याद रखेंगे, इसका मोटिलिटी में कोई रोल नहीं होता है। इसका मतलब कि सेल के चलने या मूवमेंट में इसका कोई रोल नहीं होता है। उसके बाद हम लोग फिम्ब्रे के बारे में पढ़ेंगे। फिम्ब्रे जो है ये शॉर्ट और ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर का होता है। इसका भी पिलाई जैसा ही काम है, केवल ये सेल के अटैचमेंट किसी सरफेस या होस्ट से केवल सेल के अटैचमेंट में हेल्प करता है और इसका कोई मोटिलिटी में रोल नहीं होता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, बोथ फिम्ब्रे एंड पिलाई आर नॉट इन्वॉल्व इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसका मतलब कि फिम्ब्रे और पिलाई दोनों ही लोकोमोशन या मूवमेंट में कोई काम नहीं करते हैं, कोई रोल नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोग फ्लैजिला के बारे में पढ़ लेंगे। तो फ्लैजिला जो है वो सेल वाल का ही एक्सटेंशन है। इसका मतलब जो सेल वाल है वो एक्सटेंड करके फ्लैजिला बन गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जो फ्लैजिला का 3 पार्ट होता है। जो सबसे पहला वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बेसल बॉडी के नाम से जानते हैं, जो कि सेल वाल से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद सेकेंड वाला पार्ट हुक के नाम से जानते हैं और सेकेंड वाले पार्ट से ही फिलामेंट निकलता है। फिलामेंट एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर हम लोग इसका ठीक से कैरेक्टर समझ लेते हैं। इसमें पार्ट दिया गया है। जो पहला वाला पार्ट है उसको हम लोग बेसल बॉडी के नाम से जानते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जो इसका सेकेंड वाला पार्ट है उसको हम लोग हुक के नाम से जानते हैं और जो इसका थर्ड वाला पार्ट है उसको हम लोग फिलामेंट के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है एक्सटेंशन ऑफ सेल वाल। जो फ्लैजिला है वो सेल वाल का ही एक्सटेंशन है। उसके बाद लिखा हुआ है फ्लैजिलिन प्रोटीन। जो फ्लैजिला है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। आप लोग याद रखेंगे, केवल प्रोकैरियोटिक का फ्लैजिला ही फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। उसके बाद है नॉट गवर्न बाई मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होता है। और मोटाइल बैक्टीरिया, ये केवल मोटाइल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। और उसके फ्लैजिला जो होगा वो केवल मोटाइल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा। और उसके बाद लिखा हुआ है हेल्प इन लोकोमोशन। फ्लैजिला बैक्टीरिया को लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो अब आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के जेनेटिक मटेरियल के बारे में अब समझेंगे। तो इसके जेनेटिक मटेरियल को हम लोग न्यूक्लियोइड के नाम से भी जानते हैं। न्यूक्लियोइड वो स्ट्रक्चर है जो कि जिसमें डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर डीएनए होता है। इसमें बाहर से कोई कवरिंग नहीं होती है न्यूक्लियस की तरह, और ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे। तो जो प्लाज्मिड होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए बैक्टीरियल सेल। इसको हम लोग बैक्टीरियल सेल का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और या सर्कुलर डीएनए के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका हेल्प बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में होता है क्लोनिंग वेक्टर के लिए। जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें इसका प्राइम रोल रहेगा। ये बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है किसी भी बैक्टीरिया वगैरह को क्लोन करने के लिए। उसके बाद हम लोग राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो जो राइबोसोम होता है वो एक मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल होता है। इसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में केवल 70S का प्रेजेंट होता है। इसका जो लार्ज सब यूनिट है वो 50S का है और इसका जो स्मॉल सब यूनिट है वो 30S का है। और यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है मैंने कि ये दोनों प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। अब इसके आगे इसका हम लोग लास्ट टॉपिक आज का बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल में एक नोट पॉइंट लिखेंगे। जो 70S राइबोसोम होता है
वो केवल प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। ये यूकैरियोटिक सेल के केवल ये माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो इसका मतलब ये यूकैरियोटिक में कम पाया जाता है। यूकैरियोटिक में हमारा 70S और 80S राइबोसोम दोनों पाया जाता है। उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज का लास्ट टॉपिक यही रहा कि जो 70S राइबोसोम हुआ है वो प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है और ये यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं कल।